हाय लव यू ऑल आर वेलकम ऑन माय चैनल लर्न बियॉन्ड। चलें आज जनरल अवेयरनेस के इस नए पड़ाव पे हम पार्ट नंबर 7 की बात करेंगे, जहां पर बेसिकली जो क्वेश्चन हमने आपके लिए असेंबल किया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 91 टू 105 दैट इज 15 मोर इंपॉर्टेंट बैंकिंग एमसीक्यू क्वेश्चन। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है तो देखें क्या लिखा है हमने। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव बैंक इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया। आप जाने कि कोऑपरेटिव बैंक पहली भारत में कौन सी ओपन हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि कोऑपरेटिव बैंक के 3 टायर स्ट्रक्चर आपके इंडिया में काम करते हैं। इसमें से 90,000 लगभग ब्रांचेस आपके इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक की काम करती है। 3 टायर स्ट्रक्चर में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, राइट। इसमें क्या है, कॉस्मोस जो कोऑपरेटिव बैंक है वो इंडिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव बैंक है। बट जो क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है उसके आधार पे जो हमारा सही आंसर होगा दैट इज इंडियन कोऑपरेटिव बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विच इज द राइट आंसर एंड इट वाज द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक ओपन इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है वो देखें एक बार। लिखा है इन इंडिया एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स वाज स्टार्टेड इन। हमने इंडिया में एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत कौन से ईयर में की थी, तो ईयर वाज 1904। 1904 में हमने सबसे पहले किसानों के लिए जो कृषि पर आधारित कोऑपरेटिव बैंक है उसकी शुरुआत हमने की थी। तो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर डैश डैश बैंकिंग लॉज। तो यहां पे कोऑपरेटिव बैंक बोल के आपको उलझाया जा रहा है। द क्वेश्चन रिमेन सेम, ईदर इट इज कोऑपरेटिव बैंक और बैंक कौन से लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होती है। तो एक्सेप्ट एनबीएफसीज जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसको ओपन करने के लिए मिनिमम जो कैपिटल पेडअप कैपिटल चाहिए दैट इज 200 लाख, दैट इज 2 करोड़, is only the organization which comes under Companies Act 1956. Other than NBFCs, all banks, either it is cooperative or nationalized or private or foreign, जितने भी बैंक हैं ये सारी के सारी बैंक आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ही एस्टैब्लिशमेंट होती है। तो राइट आंसर विल बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दैट इज ओनली 1। नेक्स्ट देखें क्या लिखा है। मॉनेटरी पॉलिसी एज एन आर्म ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है, दिस इज द ओनली क्वेश्चन इज। तो मॉनेटरी पॉलिसी हो या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी हो, ये एक अभिन्न पार्ट है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर आप बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट या एमएसएफ जैसे बड़े आंकड़े आपको देखने के मिलते हैं कि महंगाई अगर बढ़ी तो ये आंकड़े क्या होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं। तो ये सब मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है और ये सारा पार्ट आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कंट्रोल किए जाते हैं। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी द राइट एंड फाइनल आंसर। फटाफट चले नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन की रफ्तार ज्यादा करनी पड़ेगी, असेंबल ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया हैज ए। कोऑपरेटिव बैंक आपके इंडिया में कितने स्ट्रक्चर के रूप में काम करते हैं। तो जो पहला या दूसरा क्वेश्चन था उसी मैंने बताया था कि दे आर 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जिसको लाइसेंस आरबीआई देती है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जिसको लाइसेंस आपके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक देती है या फिर जो उसका पैसा होता है वो सारा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक करती है, और सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर काम करता है। तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। तो राइट आंसर विल बी 3 टायर सिस्टम। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन को देखें क्या है क्वेश्चन आपका। द क्वेश्चन इज आरबीआई नोन एज लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट। तो आरबीआई को हम जिस नाम से अदर जानते हैं दैट इज आल्सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट जिसकी बात यहां से पूछी जा रही है। उसके बाद हम बोलते हैं उसको क्या, तो फॉरेन एक्सचेंज कस्टोडियन। तो ये सब अलग अलग नाम आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, जिसमें से पूछा जा रहा है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट अगर कहते हैं तो इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। तो आप जाने कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहने का मतलब आपके फिनेंशियल टर्म में है कि एक ऐसी बैंक जो अदर कमर्शियल बैंकों को क्राइसिस के टाइम में, जिस समय उनके पास पैसे ना हो लेंडिंग के लिए, उस समय पैसे दे, दैट इज कॉल्ड लेंडर। लेंडर का मतलब ये देने वाला। एट लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट का मतलब कि मेरे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है तो कौन देगा पैसा,
मेरे फादर देंगे, मेरे फ्रेंड देंगे, तो जो देंगे उनको हम बोलेंगे कि लेंडर है मेरे आखिरी के समय में, व्हेन आई डोंट हैव एनी, है ना, अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो सिमिलरली इफ ए कमर्शियल बैंक हैविंग नो सोर्स ऑफ इनकम, RBI lends money, that's why RBI known as lender at last resort, है ना। तो यहां पे आप जाने कि आंसर क्या होगा, तो C will be the right answer. It comes to help bank in time of crisis. Next चलें, what is the question? Question is which is incorrect with regard of powers of Reserve Bank of India? RBI के कौन से पावर इनमें से सही हैं? पहला है होल्ड कैश रिजर्व बैंक्स, सही है, क्योंकि आरबीआई के कहने के आदेश पे ही आरबीआई कहती है कि आपको अगर मैंने लाइसेंस दिया है तो यू नीड टू कीप सम रिजर्व विथ अस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, विच इज कॉल्ड CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये जो कैश होल्डिंग की बात है ये तो बिल्कुल सही है, तो यहां पे आप जाने की बिल्कुल सही है। सेकेंड इज कंट्रोल बैंकिंग सिस्टम थ्रू लाइसेंस, यस बिल्कुल सही, विदाउट हैविंग लाइसेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉट अ सिंगल फाइनेंशियल एंटिटी कैन ओपन डोर फॉर द कस्टमर्स। तो लाइसेंसिंग is of course the part and crucial function of Reserve Bank of India. यहां पे सेकंड वाले ऑप्शन भी सही है। थर्ड इज सुपरवाइज बैंकिंग सिस्टम थ्रू इंस्पेक्शन, बिल्कुल सही, आरबीआई की ऑडिट होती है, आरबीआई का इंस्पेक्शन होता है कि आरबीआई के कहे हुए आदेश का पालन हर एक कमर्शियल बैंक कस्टमर के इंटरेस्ट, कस्टमर के फेवर के लिए कर रही है या नहीं। तो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या था वो देखें, क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन गलत है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो गलत है, इसका आंसर जिस पे हम लगाएंगे दैट विल बी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऑप्शन आरबीआई के फेवर में गलत नहीं है। दीज ऑल आर द क्रूशियल एंड मेजर फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, है ना, क्योंकि आज फेस भी हमारा आ रहा होगा तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लगेगा कि सर को हम देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर एक साथ होती है तो पढ़ने, समझने और उसको ग्रैप्स करने में भी आसानी होती है। इसका आंसर मैंने इन चीज़ों को आपके लिए रखा है, और चूंकि PDF का सहारा इसका आंसर मैंने लिया है कि क्वेश्चन आपको हूबहू दिखे। इन चीज़ों को बोर्ड पर लिखना इतना आसान नहीं है ना, और दूसरी बात कि बोर्ड पर लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है, समझाने में टाइम ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पे समझाने की बात मैंने ऑलरेडी आपके कंसेप्ट क्लास में कर ली है, इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ पे बैंकिंग MCQ की बात मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट चले, क्या क्वेश्चन लिखा है, लिखा है व्हेन बैंक एक्सेप्ट फिक्स्ड सम ऑफ मनी फ्रॉम एन इंडिविजुअल फॉर ए डेफिनिट टर्म एंड पे ऑन मैच्योरिटी विथ इंटरेस्ट, द डिपॉजिट इज नोन एज। मतलब क्या कह रहा है वो बता दें, बाइलिंगुअल में बता रहा हूं, इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं, हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, दोनों को आसानी होगी। कहा जा रहा है कि बैंक एक फिक्स सम ऑफ डिपॉजिट इंडिविजुअल से लेती है और एक इंटरेस्ट के साथ उनको एक मैच्योरिटी के बाद पैसा देती है। इन चीजों को हम क्या, किस नाम से जानते हैं? क्या वो जो डिपॉजिट है वो आपका टर्म डिपॉजिट है, या डिमांड डिपॉजिट है, या बॉन्ड है, या मॉर्गेज है, या एडवांस है? तो आप जाने कि यहाँ पे एडवांस क्या होता है, तो मैं बता दूं, एडवांस इज नथिंग एक्सेप्ट लोन। तो यहाँ पे तो लोन को हम एक्सेप्ट करते नहीं है, तो बेसिकली बैंक देती है, तो एडवांस तो होगा नहीं। सेकंड इज मॉर्गेज, मॉर्गेज इज बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक मॉर्गेज करके अपना लोन देती है। तो मॉर्गेज हम लोन के लिए लेते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है मॉर्गेज, जैसे जमीन हो गया, घर हो गया, तो वो भी होगा नहीं। बॉन्ड बेसिकली बैंक या एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इशू करता है, जो कस्टमर परचेज करते हैं इसके ऊपर बैंक क्या करती है, तो इंटरेस्ट पे करती है, जिसको हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, है ना। तो जीरो कूपन बॉन्ड की बातें मैंने बहुत सारी बातें बताई है। नेक्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है कि कस्टमर से यहाँ पर बैंक पैसा वसूलती है, लेकिन एक फिक्स इंटरेस्ट भी पे करती है, बट आफ्टर मैच्योरिटी पे नहीं करती है। क्लियर? यहां पे डिमांड का मतलब ही है कि वेन एवर आई एम डिमांडिंग माई मनी फ्रॉम बैंक, इधर फ्रॉम ATM और थ्रू चेक और फ्रॉम एनी मोड ऑफ पेमेंट, बैंक हैज टू पे माई मनी। इस कारण से हमने इसको नाम दिया है डिमांड डिपॉजिट। जब भी मैं डिमांड करूं, सच एज इन द कैश इन सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, दैट कम्स अंडर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। तो यहां पे ये चार उसके आंसर नहीं होंगे। द राइट आंसर विल बी FD, और इसी FD को जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज टर्म डिपॉजिट। क्लियर? तो टर्म डिपॉजिट FD क्या होता है कि एक फिक्स सम ऑफ पैसा लिया जाता है
और एक सर्टेन समय के बाद हम एक सर्टेन इंटरेस्ट के साथ कस्टमर को ये पैसा लौटाते हैं, दैट इज कॉल्ड एफडी। बट एफडी आपके ऑप्शन में नहीं है, तो जो सिनोनिम्स ऑफ एफडी है दैट इज टीडीआर, दैट इज टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टर्म डिपॉजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 को हम देखते हैं क्या लिखा है। हमने लिखा है मिनिमम कैश रिजर्व फिक्स बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट। क्या है मिनिमम कैश रिजर्व? जो मिनिमम कैश रखा जाता है वो किस चीज का होता है? जैसे मान लिया कि सीआरआर है या एसएलआर है, ये बैंक के पूरे एसेट का होता है या पूरे इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है या पूरे एडवांसेस का होता है। तो मैंने आरबीआई के ही पार्ट में आपको पढ़ाया था कि बैंक के टोटल नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट का होता है, दैट इज कॉल्ड एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो ये जो कैश रिजर्व है ये बेसिकली किस चीज का होता है? तो यहां पर ऑप्शन आप देखें, ऑप्शन नंबर ए परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट ऑफ बैंक, सेकंड इज ए परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट लोन। लोन का बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका आंसर लोन के चक्कर में आप कभी और कभी भी अपने सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करने के लिए नहीं जाएंगे। नाम में ही मैंने बताया है एनडीटीएल, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, दैट इज डिपॉजिट। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर कि बैंकों के पास जमा पूंजी कितनी है डिमांड और टाइम के रूप में, उसका एक फिक्स जो परसेंटेज होता है वही हम रिजर्व करते हैं, ईदर सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास और एसएलआर के रूप में बैंक खुद के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैंक की दो चीजें होती हैं, एक को हम बोलते हैं एसेट बुक, सेकंड इज लायबिलिटी बुक। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खासकर जो बड़े एग्जामिनेशन है जैसे नाबार्ड, आरबीआई ग्रेड बी या एसबीआई पीओ जैसी एग्जामिनेशन को जब भी आप देने जाएंगे कि इस क्वेश्चन के लिए आप एक बार एसेट और लायबिलिटी को देख के जाइए, क्योंकि वहां पर मल्टीपल ऑप्शन आपको आएंगे कि बैंक के बुक में एसेट साइड में कौन सा नहीं आता है या लायबिलिटी साइड में कौन सा पार्ट नहीं आता है। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिगर एग्जामिनेशन लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ग्रेड बी, एसबीआई पीओ एंड नाबार्ड जैसी बड़ी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे लिमिटेड है, इसका आंसर मैंने आपको सजेस्ट किया है कि जब भी आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, बिफोर दैट प्लीज क्रॉस वेरीफाई व्हाट आर द पोर्शन, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच कम्स अंडर एसेट साइड and what are the things when comes under liability side while calculating balance sheet of the bank। तो यहां पे आप जाने कि कौन कौन सा बैलेंस साइट में होता है। तो कैपिटल रिजर्व, यस, द पार्ट ऑफ लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यस, करंट लायबिलिटी, यस। तो यहां पे आप जाने कि ऑल द एबव इट्स बिकम द पार्ट ऑफ लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो यहां पे ऑल ऑफ द एबव को आप टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन देखें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 101, which of the following is not a function of general insurance company? There are two type of insurance company, one is life insurance, second is general insurance। general insurance एक ऐसी कंपनी है जो आपके ह्यूमन बॉडी को छोड़ के बाकी चीजों का इंश्योरेंस करती है। घर का हो गया, कार का हो गया, मोटरसाइकिल का हो गया, ना आपके दुकान का हो गया, मतलब जो ह्यूमन बॉडी को छोड़ा हुआ पार्ट है उसका जो इंश्योरेंस किया जाएगा वो जनरल इंश्योरेंस होगा। तो यहां पर देखें, कैटल इंश्योरेंस जो पशुपालन का है, मतलब कोई गाय भैंस है उसका, यस, वो आपकी ह्यूमन बॉडी से अलग है तो जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होगा। क्रॉप इंश्योरेंस आपकी ह्यूमन बॉडी से अलग है, बिकम द पार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस, यस, जो समुद्री जहाज बेड़े चल रहे हैं ह्यूमन बॉडी से अलग है, उसका इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होगा। फायर इंश्योरेंस आपके ह्यूमन बॉडी से अलग है, उसका पार्ट होगा। मेडिकल इंश्योरेंस आपके ह्यूमन बॉडी का ही पार्ट है और आपको इंश्योरेंस दिया जाता है, कैशलेस की फैसिलिटी जैसी दी जाती है। तो ये जो पार्ट है वो आपके जनरल इंश्योरेंस का पार्ट नहीं है। इसका आंसर दिस विल बी द करेक्ट आंसर, मेडिकल इंश्योरेंस। पूछा क्या जा रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जनरल इंश्योरेंस। मैंने स्पष्ट बताया ह्यूमन बॉडी को छोड़ के बाकी तमाम चीजों के लिए किया जाने वाला इंश्योरेंस जनरल कंपनी का भाग होगा, एंड लाइफ इंश्योरेंस आपकी लाइफ और आपकी ह्यूमन बॉडी का इंश्योरेंस किया जाने वाला लाइफ इंश्योरेंस के पार्ट का भाग होता है। चलेंगे आगे और क्वेश्चन नंबर 103 में हम चलते हैं, क्योंकि 102 नंबर की जो क्वेश्चन है वो बेसिकली रोल्ड आउट हो चुका है, आपके एग्जाम से मैं पूछा नहीं जाएगा, इसका आंसर मैंने स्किप किया है, डोंट टेक बॉदर। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिगर एग्जामिनेशन, दैट इज सेक्शन 9 ऑफ बीआरए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोविड्स the banking companies from holding any immovable properties। देखिए यहां पे आप जाने
कि कोई भी बैंक किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकती है ना, एक्सेप्ट कि उसके अपने यूज के लिए ना हो। सपोज सबसे बड़ी लेंडर आपके कौन सी है, तो आप कहेंगे कि सर सबसे बड़ी जो लेंडर है वो सबसे बड़ी जो लेंडर है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो क्या उसने प्रॉफिट कमाया तो क्या वो जमीन या बिल्डिंग लेके रख सकती है? रख सकती है, लेकिन अगर उसका खुद का यूज नहीं है तो ऐसा काम बिल्कुल और बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आरबीआई नॉर्म्स। क्लियर? तो यहां पे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नहीं रखा जा सकता है, एक्सेप्ट कितने पीरियड के लिए रख सकती है, तो आप जाने दैट इज अप टू 7 years। लेकिन दिस पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, that is the RBI may extend a period for a further period of, जैसा कि मैंने बताया कि सेक्शन नंबर 9 ऑफ बीआरए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक बैंक इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करके 7 years तक रख सकती है। उसके इस पीरियड को एक्सटेंड करने का पावर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है, और ये मैक्सिमम पीरियड 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की गंभीरता आप बड़े एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को और उसके जो क्वेश्चन बैंक है उसको देख के आप समझ सकते हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन आपके बड़े एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यहाँ पे 2 पीरियड मैंने बताया, 1 is 7 years, second is 5 years। 5 years is the additional approval which can be granted by Reserve Bank of India only, whereas a bank cannot purchase any immovable asset except its own use, है ना। अगर वो कैसा करती है तो 7 years, further extension by RBI up to 5 years। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 104, दैट इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट। What are the facilities available to the customers through ATM and CDM machine? ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, CDM का फुल फॉर्म है कैश डिपॉजिट मशीन, है ना। इन दोनों में कौन सी फैसिलिटी नहीं मिलती है? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। सेकंड फर्स्ट ऑप्शन इज कैश विड्रॉल सब्जेक्ट टू ए प्रीडिटरमाइंड लिमिट पर डे। यस, आप कैश विड्रॉल करते हैं लेकिन उसका एक जो लिमिट होता है उसी लिमिट के अंदर आपको विड्रॉल करना पड़ेगा, अलग अलग बैंकों की अलग अलग लिमिट है। सेकंड इज कैश डिपॉजिट, यस थ्रू सीडीएम यू कैन डिपॉजिट योर कैश। थर्ड इज बैलेंस इंक्वायरी, यस थ्रू एटीएम यू कैन डू द बैलेंस इंक्वायरी ऑल्सो। फोर्थ इज details of certain number of transaction, yes, which is also available and the part of ATM। and last is all of these, yes all of these is the right answer because ये सारा काम आप एक बैंक के ATM और CDM का यूज करके आप आसानी से कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द above। And the last question from this part is which of the following is correct statement in respect of debit card? जो आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं चाहे वो रुपे कार्ड हो या वीजा हो या मास्टर हो, उसके लिए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है? फर्स्ट इज डेबिट कार्ड फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू दोज हैविंग सेविंग अकाउंट्स करेंट अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स एंड कॉर्पोरेट्स। यस, जो बैंक के सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट कस्टमर होते हैं उनको हम डेबिट कार्ड दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द फैसिलिटी इज नॉट एक्सटेंडेड टू कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट होल्डर्स। बिल्कुल सही, ये फैसिलिटी हम लोन अकाउंट होल्डर को नहीं देते हैं क्योंकि लोन अकाउंट को हम डिसबर्समेंट कहते हैं और वन टाइम में ही वो डिसबर्समेंट होता है। तो लोन अकाउंट के थ्रू आप पैसे एटीएम से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि लोन अकाउंट का पैसा आपके सेविंग में जाता है एंड थ्रू सेविंग यू कैन विड्रॉ बाय यूजिंग डेबिट कार्ड। तो सेकंड विल बी द रॉन्ग आंसर। उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है देखें, डेबिट कार्ड इज इशूड टू ऑल पर्सन हु विजिट बैंक्स। जितने ही पर्सन बैंक में आते हैं उनको हम डेबिट कार्ड दे देते हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। सॉरी, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन था उसमें नॉट लिखा है ना, मैंने शायद देखा नहीं, उसमें नॉट लिखा हुआ है। तो बिल्कुल सही है कि हम लोन अकाउंट होल्डर को नहीं देते हैं। तो फर्स्ट भी सही था, सेकंड भी सही है। थर्ड, आए गए किसी को भी कोई भी लोन अकाउंट के लिए पूछने आया, अकाउंट ओपनिंग के लिए पूछने आया, डिमांड ड्राफ्ट के लिए आया, तो उसको हम डेबिट कार्ड देंगे क्या? आंसर इज नो। तो राइट आंसर विल बी 1 and 2। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन विच आई हैव असेंबल्ड फॉर यू ऑल इन पार्ट नंबर 7। आई होप कि जितने भी पार्ट हमारी होगी तो अप टू 10 पार्ट हम इसी कंटिन्यूएशन में चलेंगे एंड आफ्टर 10 पार्ट विल कम टू द कंसेप्ट क्लास अगेन एंड आफ्टर सम कंसेप्ट क्लास विल कम टू द MCQ ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। क्लियर? तो ऐसा ही हमारी क्लास अनवरत आपकी चलती रहेगी। आप अपना
जो प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल ऑन रखें। ये जो चल रहा है आपके जो भी चल रही है अभी कंडीशन जिसमें मन नहीं लगता है पढ़ने में, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है ना। तो आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल फॉर एग्जाम। प्लीज़ मेंटेन योर रिदम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।